फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, दूसरे विश्व युद्ध को पढ़ना चाहते हैं। और आज की इस नई वीडियो में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट से डिस्कस करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, इसके बीच कौन कौन सी घटनाएं घटी और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उदय होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का परिचय है। एज ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका परिचय पहले आपको डिफाइन करना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी को ध्यान रखना है, ये कब से कब तक चला। तो ये 1939 से लेकर 1945 तक, यानी एक्चुअलिटी की अगर हम स्टार्टिंग डेट कहें तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है ये 1 सितंबर 1939। दो जो एंडिंग डेट है, इसकी एंडिंग डेट है 2 सितंबर 1945। तो ये डेट है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बीच में सशक्त एक विश्वव्यापी संघर्ष था। ये इस युद्ध में दो प्रमुख जो प्रतिद्वंदी थे, या हम कह सकते हैं कि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये दो गुटों के बीच लड़ा गया था। अगर हम फर्स्ट गुट की बात करें तो पहला गुट था ध्रुवीय देश, ऐसे देश जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया था, ऐसे देश जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया था। उसके अंदर तीन तरह के या मेनली तीन देश मुख्य रूप से शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। दूसरी ओर वे गुट थे जो कि युद्ध को जीते थे, जिनमें मित्र राष्ट्र शामिल थे। मित्र राष्ट्र वे देश होते हैं जो युद्ध को जीतते हैं, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी जीते थे। तो युद्ध कौन हार गए थे, तो आपको ध्यान रखना है धुरी शक्ति या धुरी राष्ट्र जो थे, यानी जर्मनी, जापान और इटली, ये युद्ध हार गए थे। और युद्ध कौन जीते थे, तो मित्र राष्ट्र युद्ध जीता था, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए, और सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, समाजवादी सोवियत गणराज्य, और कुछ हद तक इसमें चीन भी शामिल था। हालांकि इसके अंदर और भी देश शामिल थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देश शामिल थे। कब शुरू हुआ ये आपने अभी सीखा। इसके अलावा इतिहास का ये सबसे बड़ा संघर्ष था। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो लगभग 4 वर्ष का हुआ था। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि ये जुलाई 1914 से लेकर आप सभी के लिए 11 नवंबर और 1918 तक चला था। लगभग 4 वर्ष ये युद्ध चला। और लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे बड़ा संघर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लगभग 6 वर्ष चला था। कितने वर्ष चला था? लगभग 6 साल चला था। इसके अलावा इसमें लगभग दुनिया के 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 50 मिलियन जो लोग हैं वो घायल हुए, और लगभग आबादी का ये 3% जो है पूरी आबादी का जो युद्ध में शामिल हुआ था, 3% युद्ध के अंदर मारे भी गए थे। अब भाई युद्ध के कई सारे कारण थे, हम इन सभी को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध जो है, इसके उत्पन्न होने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी क्या थी? भूमिका थी। अब कैसे भूमिका थी इसको तो हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी पर वर्सली ऑफ ट्रीटी यानी वर्साई की संधि थोपी गई, उसकी वजह से भी ये वॉर हुआ था। तीसरी बात, आर्थिक मंदी जो थी 1929 से लेकर 1935 तक लगभग ये क्या था कि ये आर्थिक मंदी का दौर चला था। तीसरे नंबर पे है तुष्टीकरण की नीति, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है, और तुष्टीकरण की नीति कुल मिला के ये था कि भाई सिर्फ अपने स्वार्थों को सबसे ऊपर रखना। अगली बात है जर्मनी, जापान, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसके अंदर इटली भी जोड़ना चाहें तो इटली भी जोड़ सकते हैं। इटली और जर्मनी के अंदर तो तानाशाह, इटली और जर्मनी में तानाशाह का उदय हुआ, आप सभी को ध्यान रखना है, आप ये भी लिख सकते हो। और जो जापान है, जापान के अंदर सैन्यवाद का उदय हुआ था। तो जापान जो था इसके अंदर क्या हुआ था? सैन्यवाद का उदय हुआ था। और जर्मनी और जापान की हम बात करते हैं, सॉरी, जापान के अंदर सैन्यवाद का, और जर्मनी और इटली की हम बात करें तो उसके अंदर क्या हुआ था? तानाशाह का उदय हुआ। इसके अलावा राष्ट्र संघ जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं, जब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसके लिए एक लीग ऑफ नेशन की असफलता भी कही जाती है। इसमें ध्यान रखना है कि लीग ऑफ नेशन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1919 में जब पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था, तो उस समय ही पेरिस शांति सम्मेलन जब चल रहा था तो उस समय इसी के अंदर क्या किया गया था भाई, लीग ऑफ नेशन की गठन किया गया था। और लीग ऑफ नेशन का गठन ये सोचते हुए किया गया था कि भविष्य में जो ये संगठन है ये कभी भी राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने नहीं देगा, परंतु हम देखते हैं ऐसा नहीं हुआ, आगे चलकर वॉर हुआ था। अब एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्टली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फर्स्ट आप देखो तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फर्स्ट में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वर्साई की संधि थोपी गई। तो सबसे पहले हम वर्साई की संधि को ही डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि वर्साई की संधि और वार्सा पैक्ट अलग होता है। अगर आपको वार्सा पैक्ट समझना है, वार्सा पैक्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि वार्सा पैक्ट क्या था। वार्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन है। वार्सा पैक्ट क्या है? सैनिक संगठन। ये कब बना था? ये बना था 1955 में। और इसे बनाया किसने था? तो यूएसएसआर ने बनाया था। कितने देश शामिल थे? 8 देश शामिल थे और इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विजयी राष्ट्रों ने जो देश जीते, तो विजयी राष्ट्र मित्र राष्ट्र थे। विजयी राष्ट्र में मुख्य रूप से यूएसए, दूसरे नंबर पे यूएसएसआर, फिर इसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के बाद में यूके, जिसे आप लिखते हो सिंपली यूके लिख दो, और इसके बाद में फ्रांस। ये देश थे जो युद्ध में मेनली शामिल हुए थे। इन्होंने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये भी जर्मनी की वजह से ही हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर जो है, इस वर्ल्ड वॉर के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और युद्ध का जिम्मेदार केवल और केवल सिर्फ जर्मनी को ही ठहराया गया। वर्साई की संधि पर उस पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए उसे मंजूर किया गया था। और वर्साई की संधि के तहत आप सभी को ध्यान रखना है कि जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। आर्थिक दंड का मतलब है उससे के सारे जो भी प्रमुख खनिज संसाधन थे वो सारे के सारे छीन लिए गए। जर्मनी से उसके उपनिवेशिक क्षेत्र थे वो छीन लिए गए। उसे सीमित सेना रखने के लिए अधिकार दिया गया। उसके जो बंदरगाह थे उन बंदरगाह को भी क्या किया गया? उन बंदरगाह को भी उसे वापस ले लिया गया था। उसके या तो उसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया या फिर उसे लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। इस अपमानजनक संधि, यानी आप देख रहे हो कि जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए। कोई भी वॉर होता है उसके लिए कोई एक पक्ष केवल जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर दूरी राष्ट्र में जर्मनी भी था तो आप सभी को ध्यान रखना है कि दूरी राष्ट्र में अगर जर्मनी भी था तो जर्मनी के अलावा आप देखोगे, सॉरी हम यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दूरी राष्ट्र ना होकर केंद्रीय राष्ट्र थे। कौन से? केंद्रीय राष्ट्र। तो केंद्रीय राष्ट्र में आप देखोगे इसके अंदर, इसमें जर्मनी और तुर्क साम्राज्य के बाद में आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये भी तो थे। ऑटोमन साम्राज्य तुर्क साम्राज्य को ही कहते हैं, तो ये भी तो थे। लेकिन केवल जर्मनी के ऊपर ही सिर्फ प्रतिबंध लगा देना ये तो कोई न्याय बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मनी जो था, जर्मनी के ऊपर ये बिल्कुल क्या किया गया? गलत किया गया। जर्मनी के ऊपर ये सारी संधि नहीं थोपनी थी। और साथ ही साथ में जब जर्मनी पे ये संधि थोपी गई तो भाई जर्मनी को छोड़कर सभी शस्त्रीकरण कर रहे थे, हथियारों की होड़ कर रहे थे, जर्मनी पे रोक लगा रखा था। जर्मनी के जो भी खनिज संसाधन छीने गए उसे जर्मनी का लाभ ना मिलकर उसे सबको लाभ मिल रहा था, केवल जर्मनी पे ही उसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये उसके साथ क्या था? धोखा था, या फिर हम कह सकते हैं ये उसके साथ गलत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रसंघ की विफलता। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में, आप सभी को ध्यान रखना है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला और उस वर्ल्ड वॉर के बाद में शांति का एक सम्मेलन बुलाया गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई और उस सम्मेलन में यह भी सुनिश्चित किया गया था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आखिर क्यों हुआ। अगर ऐसा क्या करते हम कि वर्ल्ड वॉर नहीं होता, तो ये पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद था तो
तो उस विवाद को अगर निपटारा वो करवा देती तो वो वर्ल्ड वॉर नहीं होता। ये देखते हुए हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऐसी कोई संस्था नहीं थी। इस संस्था का गठन ही आप कह सकते हैं लीग ऑफ नेशन या फिर राष्ट्र संघ के रूप में किया गया, ताकि देशों के बीच में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हुए तो वो विवाद उस संस्था के थ्रू क्या किया जा सके, सुलझाया जा सके। अगला, यह संगठन विश्व के सभी देशों को सदस्य बनाना चाहता था ताकि उनके बीच विवाद और उनके बीच में बातचीत द्वारा जो भी विवाद है उसको सुलझाया जा सके। राष्ट्र संघ का विचार अच्छा था लेकिन ये सफल नहीं हुआ। आपने देखा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों किया गया था, भविष्य में कभी वर्ल्ड वॉर ना हो इसी चीज के लिए। लेकिन ये क्या नहीं कर पाया, इस वॉर को रोक नहीं पाया। और इसके अलावा इस संघ के पास में इटली के इथियोपिया पर और जापान के, चीन के मंचूरिया प्रदेश पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय रोकने के लिए अपनी कोई सेना नहीं थी। इसके अंदर आर्थिक रूप से अगर आप कहोगे तो ये मुक्त नहीं था, वीटो पावर की इसमें प्रॉब्लम थी। अगर एक भी सदस्य देश इसका निर्णय नहीं लेता तो वो निर्णय नहीं माना जाता। इस वजह से, क्योंकि वर्तमान समय में तो 5 देशों के पास ही यूएनओ में वीटो है, लेकिन उस समय लगभग इसके अंदर 51 देश थे, लगभग बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। और सभी को वीटो पावर था, अगर एक भी सरफिरा कोई देश मना कर दे तो वो निर्णय नहीं होगा। और इस वजह से क्या है कि ये असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 1929 की महामंदी। 1929 में ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो शेयर बाजार था, जिसे स्ट्रीट वॉल कहा जाता था, वो काफी तेजी से नीचे आया, जिसकी वजह से अमेरिका में आर्थिक संकट आया। और उस समय आप सभी को बताया कि भाई कुछ ही साल पहले यानी लगभग 10 वर्ष पहले ही क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सभी देश जो है अभी भी गरीबी या फिर उन देशों में अभी भी इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है इस आर्थिक मंदी के कारण खराब हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन आदि जो है अधिनायक और साम्राज्यवाद का सरकार वहां पर आ गई। एशिया के संसाधन संपन्न देश जैसे भाई आपको ध्यान रखना है रशिया, जापान प्रशांत क्षेत्र पर अपना धीरे धीरे नियंत्रण जापान जो है वो क्या करता जा रहा था, कंट्रोल करता जा रहा था। इस वजह से जो है हर एक देश क्या कर रहा था, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से या फिर कहीं व्यापार उनका बहुत कम हो पा रहा था, तो व्यापारिक व्यवस्था खत्म हो गई थी। अब भाई ये इटली में, कहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इटली में फांसीवाद का उदय होता है, ध्यान रखना है, मुसोलिनी का उदय। और जर्मनी में किसका उदय होएगा, तो हिटलर का उदय। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो विजेता देश थे उन सभी का उद्देश्य था कि भाई दुनिया के लिए लोकतंत्र सुरक्षित करा जाए। लेकिन युद्ध के बाद में जर्मनी और अन्य अधिकांश देश लोकतांत्रिक संविधान को उन्होंने अपनाया, तो परंतु इटली में 1920 में राष्ट्रवादी, सैन्यवादी और अधिनायक तंत्र यानी फांसीवाद की लहर वहां पर उठ गई। और वहां पर ध्यान रखना है इटली में मुसोलिनी का क्या हुआ, उदय हुआ। मुसोलिनी कौन था, तो वहां का तानाशाह था, तो ध्यान रखना है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, इटली की बात कर रहे हैं, इटली का तानाशाह था। इस विचारधारा ने धीरे धीरे लोकतंत्र को पहले तो कुचला या लोकतंत्र को कम किया, वहां पर प्रभाव को लोकतंत्र को, और धीरे धीरे साम्यवाद भी नहीं आने दिया, इन्होंने वहां पर अधिनायक तंत्र को स्थापित किया। ध्यान रखना है जो है बिंटो मुसोलिनी जो था उसने 1922 में इटली के जो है इंटवार की अवधि में, जो इंटवार का मतलब होता है 1922 के लगभग मध्य में, उस दौरान में धीरे धीरे पूरे सरकार पर उसका पूरा ओवर कंट्रोल हो गया। जर्मनी में किसका, नाजीवाद का उदय होता है। ये कहाँ पर होता है, ध्यान रखना है, जर्मनी में। कहाँ पर होता है ये, जर्मनी में होता है किसका, नाजीवाद का उदय। आप सभी को ध्यान रखना है कहाँ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और यहाँ पर एडोल्फ हिटलर, आपने नाम सुना होगा, इसका उदय हुआ। और ये फांसीवाद की तरह ही इसकी भी एक ऐसी विचारधारा थी। इसे फांसीवाद इसलिए कहा गया है, फासिज्म कहा इसलिए गया है क्योंकि इसकी जो पार्टी थी जो पहले चुनाव जीतती है, अपना धीरे धीरे जनता का बहुमत हासिल करती है और धीरे धीरे अपनी पार्टी की विचारधारा पूरे देश पे राज करने लगती है, इसीलिए इसे फासिज्म कहते हैं। और इनकी नात्सी पार्टी थी, कौन सी, नात्सी पार्टी थी, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अपनी विचारधारा धीरे धीरे इन्होंने पूरे देश पर थोप दी। हिटलर ने सबसे पहले वर्साई की संधि को पलट दिया। उन्होंने कहा कि जितनी वर्साई की संधि की शर्तें हैं, हम उन सभी शर्तों को नहीं मानेंगे, हम उन सबको तोड़ेंगे और धीरे धीरे हम अपने देश को ताकतवर बनाएंगे। तो युद्ध के लिए आप देख सकते हो सभी देश इसके खिलाफ थे, परंतु इसने धीरे धीरे अपने आप को सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया। और हिटलर कहीं ना कहीं 1929 में
कोई भी देश जानता है आप सभी को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही थी और उस आर्थिक मंदी के कारण कोई भी देश युद्ध के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। और युद्ध के पछड़े में ना पड़ने की वजह से आप ये भी प्रॉब्लम देखते हो कि युद्ध में कोई और देश शामिल ना हो, इसीलिए हिटलर को उस समय किसी ने रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हिटलर जो था वो एक ही काम कर रहा था, अपने देश को ताकतवर ताकतवर और ताकतवर। और कहीं ना कहीं जो ये हम देखते हैं पूरी तरीके से जो हिटलर का ट्रांसफॉर्म हुआ या फिर जो आर्थिक मंदी रही वो कहीं ना कहीं युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। हिटलर ने 1933 में पूरी तरीके से जर्मनी का चांसलर बन गया और उसे खुद को वहां का तानाशाह स्थापित कर लिया। नाजी शासन ने 1941 में जो है स्लाव, यहूदी और हिटलर की विचारधारा का दृष्टिकोण से जो स्लाविक लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्हें बहुत ज्यादा डाउन पुअर समझा जाता था। और यहूदियों को तो आपने सुना भी होगा छोटी क्लासेस के अंदर, उन्हें गैस चैम्बर में डालकर गोलियां मरवाकर ऐसे मार दिया जाता था। तो उनके खिलाफ इसने ऐसे देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए आ रहा है तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण की नीति क्या होती है? तो हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। जैसा कि मैंने बताया कि हिटलर ने खुले तौर पर क्या किया, वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया और डायरेक्टली कह दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन, फ्रांस को पता था, ध्यान रखना है, लेकिन कोई भी देश क्यों नहीं ले रहा था इसके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ डिसीजन? क्योंकि उनको पता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि भाई आर्थिक मंदी चल रही है, अगर हम वॉर में चले गए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही हिटलर को और ज्यादा बढ़ावा मिला, हिटलर और ज्यादा मजबूत हो गया और साथ ही साथ में धीरे धीरे रूस का जो साम्यवाद का प्रसार था उस पर भी इसने क्या कर दी, रोक लगा दी। इस तुष्टीकरण का एक मुख्य एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, म्यूनिक समझौता है, 1938 में हुआ था। ये एक उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया और उसके क्षेत्र में प्रवेश देने की अनुमति दे दी जहां पर जर्मन भाषा के लोग रहते थे। जर्मन ने वादा किया कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी के द्वारा मार्च 1939 में ये वादा तोड़ किया गया और चेकोस्लोवाकिया के अन्य जो शेष भाग थे उन पे भी चेकोस्लोवाकिया ने क्या कर दिया, जर्मनी ने क्या कर दिया, चेकोस्लोवाकिया के अन्य भागों पे भी हमला करना शुरू कर दिया। इसके विरुद्ध भी ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई कार्यवाही नहीं करी। इसका मेन रीजन जो था, मेन रीजन इसका यही था कि भाई हमें पता है कि हम अगर इसके चक्कर में पड़ गए, जर्मनी के चक्कर में, तो भैया वॉर हो जाएगा और वॉर हम नहीं चाहते, वॉर के चक्कर में भी पॉसिबल है फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे वेरियस। अब हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सी। तो सबसे पहली बात तो वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट कैसे होता है, तो ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय स्थिति जो थी आपने अब तक देखी कि भाई स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का संघ हिटलर द्वारा जो है सुडेनलैंड पर कब्जा कर लिया गया, चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गया। 3 वर्षों में उसने अपनी जो ताकत थी बहुत ज्यादा बढ़ा ली और साथ ही साथ में धीरे धीरे वो नए नए क्षेत्रों पर आक्रमण करता गया। अब भाई मित्र राष्ट्रों को मजबूरन उसकी शक्ति और ना बढ़े इस पे रोकने के लिए उसे उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। और इसी की बात पे हम देखते हैं 1 सितंबर 1939 पे जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ठीक 2 दिन बाद में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मनी के खिलाफ वॉर करना शुरू कर दिया। इसका रीजन ये था क्योंकि पोलैंड और जो है ब्रिटेन और फ्रांस इन तीनों की संधि हो रही थी कि अगर पोलैंड पे हमला होता है तो भाई जो है ब्रिटेन और फ्रांस उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और वो मिलकर उस देश के खिलाफ हमला करेंगे। इसीलिए जब जर्मनी और फ्रांस इधर से आए तो आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जब पोलैंड की तरफ से आए तो जर्मनी की तरफ से पहले तो हम देखते हैं कि इटली आया, फिर जापान भी धीरे धीरे इस वॉर के अंदर कूद पड़ा। इस घटना से हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और इसके बाद में अगला है वार्क युद्ध। वार्क युद्ध क्या है? पश्चिमी यूरोप में कुछ महीने पहले ही एक जो है वॉर की स्थिति थी उसको शांत किया गया और इस अवधि को ही वॉर की युद्ध कहा गया, यानी पुणे वॉर कहा गया था इसको, वॉर की युद्ध को। इस दौरान युद्ध की तैयारी जारी रही लेकिन वास्तव में संघर्ष बहुत ही कम होता रहा। पश्चिमी यूरोप के देश के नागरिक को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। अगला है रिबेनट्रॉप संधि। रिबेनट्रॉप की संधि क्या थी कि भाई जर्मनी के जो तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर ने 1949 की शुरुआत में पोलैंड पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था
पोलैंड को फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के आक्रमण के समय सहायता दिए जाने का आश्वासन प्राप्त था। हिटलर का पूरा इरादा पोलैंड पर आक्रमण करने का था, लेकिन इससे पहले ही सोवियत संघ को भी वो खत्म करना चाहता था। इसीलिए जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में जो है मास्को में अगस्त 1939 में क्या है कि भाई अनाक्रमणकारी यानी ऐसा नॉर्मली एक समझौता हुआ था। इसके बाद में शीतकालीन 1944 इसमें क्या हुआ कि रूस और फिनलैंड के बीच में जो है शीतकालीन जो वॉर था उस समय 1940 में खत्म हुआ। शीतकालीन वॉर इन दो देशों के बीच में चला था, रूस और फिनलैंड। अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया, और इसकी वजह से भाई जर्मनी धीरे धीरे, आपने पहले देखा कि पहले तो उसने पोलैंड पे हमला किया, पोलैंड के बाद में डेनमार्क और भी देशों पे हमला करना शुरू कर दिया। डेनमार्क ने तुरंत क्या है आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे ने ब्रिटेन और फ्रांस से सहायता मांगी, तो जर्मनी का क्या करने लगा, वो मुकाबला करने लगा। फ्रांस का पतन कैसे हुआ 1940 में? जर्मनी ने क्या किया, जो आपका स्केंडिनेवियन देश जो है, ध्यान रखना जर्मनी ने क्या किया, उसके साथ युद्ध जैसे ही समाप्त होता है फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। और ये क्या है कि युद्ध की तिगड़ी बन गई, है ना। कैसे बन गई? पहले पोलैंड पे हमला, दूसरा आपने देखा कि फ्रांस नॉर्वे और डेनमार्क पे भी और इस पे भी, है ना। तो ये एक तड़ित युद्ध था। तड़ित का मतलब काफी खतरनाक युद्ध था। तड़ित युद्ध प्रणाली में जर्मनी ने दुश्मनों के लड़ाकू जो जहाज थे उस पर काफी तेजी से हवाई हमले करके उन्हें बर्बाद कर दिया था, और जर्मनी के जो दुश्मन थे उनको हमला करने का मौका ही नहीं दिया जर्मनी ने। इसमें जर्मनी ने फ्रांस को कठपुतलियों और फ्रांसीसी के बीच में क्या कर दिया, वो दोनों देशों ने युद्ध विराम का हस्ताक्षर कर लिया। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद में ब्रिटेन के ऊपर अब हमला करने की तैयारी, क्योंकि एक देश तो हो गया शांत, अब है दूसरे की बारी। ब्रिटेन पे आक्रमण करने की शुरुआत कर दी। इसके बाद में ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण 1940 में ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण कब हुआ, तो ध्यान रखना है जुलाई से सितंबर 1940 से लगातार जारी रहा। इस पूरे में हवा में लड़े जाने वाली जो ये पहली लड़ाई थी, और जर्मनी ने हवाई मार्ग का प्रमुख जो है कारखाने शहरों पर हमला करने का फैसला लिया, लेकिन रॉयल राइफल कॉर्प्स ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में सफल रही। अतः जर्मनी और ब्रिटेन के आक्रमण की योजनाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। युद्ध के व्यावसायिक स्वरूप यानी पूरे विश्व पे धीरे धीरे वॉर कैसे फैल गया, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो भाई यूरोपीय महाद्वीप, पहले तो ब्रिटेन को छोड़कर नाजी नियंत्रण में नाजी के कंट्रोल में जितने भी क्षेत्र थे वो धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे जर्मनी के कंट्रोल में आने लगे। मुसोलिनी ने क्या किया, ग्रीस पे और जो है टॉकबुर्ग के ऊपर क्या किया, उसके ऊपर भी जर्मनी ने और मुसोलिनी ने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया। ग्रीस के ऊपर भी कंट्रोल हो गया, यूगोस्लोवाकिया के ऊपर भी धीरे धीरे ऑपरेशन पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो हो गया। अगला है ऑपरेशन बरबोसा ध्यान रखना, हिटलर ने ब्रिटेन में हार का सामना करने के बाद में क्या किया, रेबेंट्रॉप संधि को रद्द करके 1941 में रूस के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, और जो है सेबेस्टोपोल है ना को अक्टूबर के अंत में जीतने के बाद में अगला कदम मास्को की तरफ बढ़ना था। रूस का एक एरिया तो जीत लिया, अब भाई उसकी राजधानी जीतने की तरफ बढ़ने वाले थे। रूस जिस समय शीत ऋतु का अनुभव नेपोलियन ने एक सदी पहले किया था, वैसे ही अनुभव जर्मनी को करना पड़ा। यानी जैसे नेपोलियन वॉर हार गया था वैसे इसको भी युद्ध हारना पड़ा, और सोवियत संघ ने दिसंबर में क्या किया, सोवियत संघ ने दिसंबर में पलटवार किया और बसंत ऋतु तक पूर्वी मोर्चे पर स्थित रहा। अभी पर की घटना, ये अमेरिका का वॉर में सामना करना, कैसे अमेरिका आता है, तो अमेरिका व्यापारिक प्रतिबंधों से परेशान, जापान ने, ठीक है, अमेरिका व्यापारिक प्रतिबंधों से सफान, जापान ने क्या किया, 7 नवंबर 1941 को हवाई हमले, अमेरिका का जो नौसेना बेस था पर्ल हार्बर, उस पर अचानक एक हमला कर दिया। किसने हमला किया था, तो ध्यान रखना है जापान ने किया था, जापान ने किया। अब भाई जापान जो था वो किसमें था, धुरी राष्ट्र में था। इस वजह से अमेरिका जब शामिल हुआ तो धुरी राष्ट्र के अगेंस्ट में हुआ, मित्र राष्ट्र में हुआ। इसने ये सुनिश्चित किया कि भाई वैश्विक संघर्ष शुरू हो गया है, और इस हमले के कुछ दिन बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के एक सप्ताह भीतर ही क्या किया, हांगकांग पर भी आक्रमण कर दिया, बर्मा पे भी आक्रमण कर दिया, फिलीपींस पे भी आक्रमण कर दिया।
धीरे धीरे। अब भाई अमेरिका जो है युद्ध में प्रवेश लेता है। ध्यान रखना, अमेरिका युद्ध में 1942 में प्रवेश लेता है। अमेरिका के लड़ाकू विमान इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 4 जापानी वाहक जो है एक युद्ध को उन्होंने नष्ट कर दिया। और नाजियों द्वारा यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या की खबरें बार बार मित्र राष्ट्र तक फैल गई। अमेरिका ने इन अपराधों का बदला लेने का वादा किया। अमेरिका ने वादा किया कि हम इन अपराधों का बदला लेंगे। जर्मनी की पराजय हुई 1942 में। ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी में स्टालिन की तरफ जवाबी कार्रवाई करी। जर्मनी फरवरी 1943 में स्टालिन के विरुद्ध सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी की सेना की ये पहली बड़ी हार थी। इसके अलावा अफ्रीका में जर्मनी और इतालवी सेनाओं से मित्र राष्ट्रों का सामना, उधर भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इस हिसाब से क्या कर दिया, आत्मसमर्पण तो इन्होंने कर ही दिया। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि अब जर्मनी तो वॉर से हार गया। अब अभी रशिया जो है वॉर में बचा हुआ है, जापान बचा हुआ है और इटली बचा हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि एक मित्र दूरी राष्ट्र में तो ये बचे हुए हैं और दूसरी तरफ में आप देखोगे मित्र राष्ट्र के अंदर एक तो यूएसए, एक यूएसएसआर, यही देश, और साथ ही साथ में आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, ये बचा हुआ है। ये 3 देश मेनली बचे हुए थे। ये 3 नदी बेसिकली क्या थे, बचे हुए थे। इसके अलावा हम देखेंगे रूस की सेना भी आगे चलकर जो है उसकी राजधानी तक पहुंच गई थी, यानी जर्मनी को पूरी तरीके से उन्होंने हरा दिया। हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपना क्या कर लिया था, हत्या कर ली। मुसोलिनी ने इटली में देशभक्तों को पकड़कर उन्हें फांसी दे दी और मुसोलिनी को उनके देशभक्तों ने पकड़ के फांसी दे दी। जर्मनी का चैप्टर भी कंप्लीट और इसका चैप्टर कंप्लीट, इटली का भी कंप्लीट। अब बच गया भाई युद्ध में केवल जापान, अब केवल बच गया युद्ध के अंदर जापान। ठीक है, तो भाई आप सभी को ध्यान रखना है, आगे चलकर जापान के ऊपर परमाणु हमले कर दिए गए। परमाणु हमले किसने करे थे, तो आप बोलोगे अमेरिका ने किए। किसने किए, अमेरिका ने परमाणु हमले किए। अब ध्यान रखना, एक परमाणु बम जो है लिटिल बॉय और फैटमैन 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पे जापान के गिराया गया और अमेरिका ने परमाणु बम 1942 में ही बना लिया था। ध्यान रखना है आप सभी को। और हिरोशिमा पर, और फिर 9 अगस्त को आगे चलकर 9 अगस्त को क्या किया गया, नागासाकी पे गिराया गया 3 दिन बाद ही। ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया। और जब नागासाकी पे ये बम गिराया गया तो उसके बाद में वो पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, हार चुके थे वॉर। और वॉर हारने के बाद में हम देखते हैं इन्होंने क्या कर लिया, अपना आत्मसमर्पण कर लिया था, अपना आत्मसमर्पण कर लिया। इसके बाद में युद्ध के बाद में क्या क्या हुआ, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, परिणाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई अब तक, क्योंकि हमने इस वॉर के बीच में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, क्या कारण था वॉर शुरू होने का, ये आपने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय